तब आप थे नहीं। ओके मैं तो हूँ बेटा, मैं तो 8:30 से पहले से ही हूँ। सर मैं इतने पहले से आई हुई हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? होगा कुछ आपके एंड पे कुछ। लेट्स वेट अ फिर मिनट। मैं अभी दोबारा कट करके दोबारा ज्वाइन करा। अच्छा अच्छा ठीक है। तो आ गई। मेरे इन पे थोड़ा नेटवर्क का इशू है बट उसे ज्वाइनिंग में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके so I think recording has started now. Just wait a minute. Yeah, Gurmail, good evening. All right, so we'll start with this reproductive health का रिवीजन यहाँ पर फटाफट हम लोग कर लेते हैं। एंड इसके लिए बस एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा जो काफी लोगों ने गलत किया है। आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई बट कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पे गलत कर दिया। जैसे वाला क्वेश्चन है काफी लोगों ने गलत किया। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा गया यहाँ पे कि आपके पास ये जीनोटाइप है और आपको इसके बराबर गैमेट। सिर्फ 4 बनेंगे। हाँ 4 बनेंगे। काफी लोगों ने मुझे 6 बना के दिया है, सो आई रियली वांट टू फिक्स दैट। सो आपके पास अगर आपको जीनोटाइप यहाँ पे आपको दिख रहा है देन आपको इसमें ऑल पॉसिबल गैमेट्स आपको बनाने हैं। सो क्या बनेंगे आपके? एक बनेगा कैपिटल ए, you'll have a capital B, capital C, then you can have a capital A. कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ठीक है, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं। आई एम डूइंग लाइक कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी है, छोटा सी मैंने बना दिया। देन कैपिटल ए small b कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। बस 4 गैमेट अपने हिसाब से बना लो आप एंड दिस 4 विल बी द आंसर ओवर हियर। काफी लोगों ने 6 आंसर किया हुआ है, 8 किया हुआ है, सो दैट विल बी द आंसर। सिंपल ही है। तो इस ऐसे क्वेश्चन में आप गलत नहीं कर सकते बेटा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इट्स अ बोनस क्वेश्चन ही है, तो आ जाना चाहिए। देन ये वाले क्वेश्चन में भी काफी लोगों ने गड़बड़ की हुई है। पूछा हुआ है यहाँ पे, हाँ सुनो मेरी बात, पूछा हुआ है यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको यहाँ पे पूछ के रखा है उन लोगों ने, ठीक है। नाउ व्हेन दे हैव आस्क्ड यू जीनोटाइप एंड फिनोटाइप यहाँ पे काफी क्लियरली, तो फिनोटाइप मतलब क्या है, जो आपके कितने ब्लड ग्रुप होते हैं वो लोग पूछ से आप रहे हैं। तो आपके ब्लड ग्रुप यहाँ पे होते हैं आपके ए, you have a B, you have AB and you have O. That's it. ये 4 होते हैं आपके ब्लड ग्रुप। These are the only 4 blood group you have. These are the only 4 blood group you have. तो ये 4 आपके बन जाते हैं आपके यहाँ पे फिनोटाइप। So that's why 4 आपको मिलेंगे यहाँ पे फिनोटाइप देखने के लिए। और जब जीनोटाइप वो लोग आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं तो जीनोटाइप AB और ब्लड ग्रुप का क्या क्या बनता है? You can have IA, you can have IA small I, फिर आपका यहाँ पे हो सकता है IB, यू कैन हैव IB एंड स्मॉल आई, और एक और पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा स्मॉल आई एंड देन यू कैन हैव IA एंड IB। ये सारे हैं बेटा आपके पॉसिबल जीनोटाइप। दीज आर द हाउ मेनी जीनोटाइप्स यू कैन फॉर्म ओवर हियर इन द AB ब्लड ग्रुप। आपके जो 3 एलील आपके पास है उन तीनों के आप टोटल बना सकते हैं आपके यहाँ पे 6 टाइप के जीनोटाइप। इसलिए आपका आंसर यहाँ पे आता है ऑप्शन बी। 6 आपके बनेंगे यहाँ पे जीनोटाइप और 4 मतलब सॉरी 6 आपके यहाँ बनेंगे आपके जीनोटाइप और 4 आपके बनते हैं यहाँ पे फिनोटाइप। दिस इज टोटल गोइंग टू बी 6 एंड दैट्स गोइंग टू बी 4। तो आई होप ये 2 क्वेश्चन जिन लोगों ने भी गलत किए हुए वो समझे कि क्वेश्चन बड़े ही सिंपल थे। इसमें आपको उसके जीनोटाइप बनाना था एबीओ ब्लड ग्रुप का एंड द फिनोटाइप ओवर हियर इज गिवन। सो दैट इज वन थिंग। नाउ लेट्स कम बैक ओवर हियर टू योर दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में जो हम सबसे पहली चीज यहाँ पे देखेंगे, हम बस यहाँ पे मेन चीज के ऊपर फोकस करेंगे। जो हिस्ट्री वाला पार्ट है वो तो आप खुद से पढ़ के रिवाइज कर सकते हो। We'll quickly have a look at this thing. Something like my STD, these are my sexually transmitted disease, जहाँ पे इन सब के यहाँ पे नाम लिख के रखे हुए हम लोगों ने। अब इसमें एक नाम यहाँ पे एब्सेंट है एंड दैट नेम इज गोइंग टू बी माय HIV। HIV नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब STD के बारे में याद रखिएगा कि आपको वो लोग कभी ये नहीं पूछेंगे कि हर एक डिजीज के मुझे सिम्टम्स बताओ, बिकॉज एवरी वन ऑफ देम विल हैव अ डिफरेंट सिम्टम। लेकिन आपको ये पूछा जा सकता है कि एक जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं मेरे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के। तो आप याद रहिएगा को जनरल सिम्टम जो यहाँ पे होंगे, एक तो यहाँ पे आपका होगा इचिंग, दैट्स अ जनरल सिम्टम इन द प्राइवेट पार्ट। इसके अलावा क्या बता सकते हो आप जनरल सिम्टम? स्वेलिंग, ठीक है। रेडनेस या मैं कह सकता हूँ स्वेलिंग एंड पेन, ओके। And you can have something like my fluid discharge. ये आपके कॉमन सिम्टम्स बन जाते हैं। These are the common symptoms of my sexually transmitted disease. याद रखिएगा ये डिजीज आपकी होती है बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स
when someone has a sexual intercourse with multiple partners, you get to have STD, और उसमें आपको ये कॉमन सिम्टम्स आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है. So ज्यादा कॉमन गेट टू सी. ठीक है. अब यहाँ पे आपके सामने ये डिजीज लिखी हुई है. You have a gonorrhea, you have a syphilis, genital herpes, chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis and hepatitis B. तो ये आपके हैं कुछ आपके दिए हुए यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. अब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? याद आप ये रखेंगे कि इनमें से कौन सी डिजीज आपकी यहाँ पे है जो आपकी क्योरेबल नहीं होती. Then out of these diseases, which of them are not going to be curable? इनमें से कौन सी जिनका कोई कंप्लीट क्योर होता ही नहीं है? जेनिटल हर्पेस. राइट. एक तो हो गया आपका HIV, फिर आपका होगा यहाँ पे जेनिटल हर्प्स. सर एड्स आल्सो. हाँ वही HIV आ गया ना. हाँ हाँ. जेनिटल हर्प्स, HIV एंड देन हेपेटाइटिस बी. फाइलिस. नहीं सिफाइलिस तो क्योरेबल है. ठीक है. द लास्ट वाला हाँ हेपेटाइटिस बी. राइट. हेपेटाइटिस बी. बिल्कुल सही. हेपेटाइटिस बी. अब ये जो तीन मेरी यहाँ पे कंडीशन है, दे आर नॉट कंप्लीटली क्योरेबल. याद रखना. HIV, जेनिटल हर्प्स एंड हेपेटाइटिस बी आर नॉट समथिंग व्हिच कैन बी क्योर्ड. जेनिटल हर्प्स के तो आप सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हो, बट वो पैथोजन जो आपकी बॉडी में हमेशा ही रहेगा. सेम गोस फॉर हेपेटाइटिस बी. ये भी आप इसे क्योर नहीं कर सकते. और HIV को तो आप जानते ही हो, ये फेटल कंडीशन है. So these are the diseases which are not curable. ये हमेशा आपको यहाँ पे याद रखना है. These are diseases which are going to be not going to be curable. ये आपकी curable कभी भी आपके यहाँ पे नहीं होती. So that's something you have to know. उसके अलावा आपसे ये लोग एक्सपेक्ट करेंगे, आपसे एग्जाम एनटी आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि हर एक डिजीज का जो पैथोजन है उसका नाम आप याद रखिए. अब आपसे अगर पूरा नाम याद नहीं रहा जा रहा तो एटलीस्ट आप जीनस याद रखिए. दैट इज समथिंग दे विल एक्सपेक्ट. जैसे आपका सिफाइलिस का आपका होता है यहाँ पे ट्रिपेनोमा. पर सर अगले आगे भी 8th चैप्टर में भी आएगा ना जाके आगे माइक्रोब्स में. ह्यूमन हेल्थ ना ह्यूमन हेल्थ के अंदर. ह्यूमन हेल्थ में इतना डिटेल में नहीं आएगा. ह्यूमन हेल्थ में अगर आएगा तो बहुत सुपरफिशियली आएगा. एंड ह्यूमन हेल्थ में जो एसटीडी की बात करेंगे उसमें ये सारे एसटीडी नहीं आएंगे. यू विल ओनली हैव फ्यू वन. और एनसाइड में तो वो भी नहीं है. HIV. राइट. HIV इज समथिंग व्हिच इज विल एक्सप्लेन इन डिटेल. ठीक है. बट ये सारे नहीं होंगे और ना ही इन सब के ना होंगे अनलेस एंड अनटिल आप रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो तो, है ना. सो इसलिए ये सबके नाम. और द थिंग इज ना, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप सारे के नाम लाइक रटा के याद करो. एटलीस्ट जीनस याद रख लो. जीनस भी अगर याद रहेगा तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. जैसे इसका ट्रिपेनोमा आपका यहाँ पे हो गया, ये इसका जीनस हो गया ट्रिपेनोमा. पैलिडियम इज द नेम ऑफ द पैथोजन ओवर हियर. गोनेरिया का आपको निसेरिया इज द नेम ऑफ द जीनस जो गोनेरिया कॉज करेगा. देन आपका यहाँ पे जैसे हम देखते हैं यहाँ पे आपका जेनिटल वार्ट्स आपका यहाँ हो गया, तो दैट इज गोइंग टू बी योर herpes simplex virus. तो थोड़ा बहुत आपको मालूम रहना चाहिए. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. few things you will have to remember. at least जीनस आप याद रखना. so I would recommend कि जीनस इसके आप देख के आना. इवन कल का टेस्ट देने के पहले भी आप देख के आना. अगर कोई क्वेश्चन आता है जीनस के ऊपर then you should be able to answer that. ठीक है. सबसे पहले याद रखना कि कौन सी इसमें क्योरेबल नहीं होती. ओके. जनरल सिम्टम्स नाम आप याद रखो. दैट शुड बी इनफ फॉर यू. एक और बार बता रहा हूँ, हर एक डिजीज के सिम्टम्स याद करना जरूरी नहीं है. दैट इज समथिंग नॉट रेलेवेंट फॉर यू. इतना याद रखो कि जब भी हम बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की, इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए वी कैन यूज सम फिजिकल बैरियर. कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं जो आपको एसटीडी से भी बचा सकते हैं. वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी योर मेल कॉन्डम्स. सो दे आर द वन, मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स बोथ ऑफ देम, दे आर वन व्हिच कैन प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम द एसटीडीज. they are basically going to protect you from the STD. ये STD से बचा सकता है. सारे कॉन्ट्रासेप्टिव बचा नहीं सकते, याद रखना. only some of the barriers are going to protect you from the STD. Male condoms and female condoms are one of the example over here. These barriers can protect the individual from the STD. So that is one thing you have to know. So these are the few things you have to know. Now, can anyone tell me the difference between HIV and AIDS? फटाफट बोलो. Yes नहीं बोलो, मुझे इसका डिफरेंस बता दो जल्दी. सर जो HIV एक तरह का वायरस होता है और जो एड्स होता है एक तरह का सिंड्रोम होता है. यार इसको अगर तुम ऐसे सिंपल भाषा में बताना तो तुम कैसे बताओगे? हाउ वी विल से दैट वन पर्सन सफरिंग विद HIV and other is suffering with AIDS? उसे तुम डिफरेंशिएट कैसे करते हो? एड्स में ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी. ये तो तुमने उसका नाम ही मुझे बता दिया उसके अंदर. ठीक है. सुनो, जो एड्स और HIV होते हैं वो थोड़े सिमिलर टाइप के होते हैं. अरे दोनों सेम ही है. सुनो मेरी बात अब ध्यान से सुनना और याद रखना हमेशा. सी
अगर किसी पर्सन के बॉडी के अंदर ये ह्यूमन इम्यूनोवायरस अगर आता है देन वी से ही इज सफरिंग विद HIV, तो हम बोलते हैं कि ही इज HIV पॉजिटिव। तो HIV का अगर वायरस किसी के बॉडी के अंदर आ जाता है, विच कैन हैपन बिकॉज ऑफ अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल इंटरकोर्स से अगर वो बॉडी में आता है, देन वी विल से दैट अ पर्सन इज HIV पॉजिटिव। So that's when we say that a person is suffering with HIV. That is one thing you have to know. अगर वायरस अंदर है तो the person is suffering with HIV. अब अगर किसी को HIV होता है, the person can still have a prolonged life. वो पर्सन की एक प्रोलॉन्ग लाइफ हो सकती है अगर वो अपनी केयर लेता है तो सही से। अब किसी को अगर HIV होता है तो याद रखना, यूजुअली उन लोगों का जो इम्यून सिस्टम होता है कॉम्प्रोमाइज। दे हैव अ कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम, उनका इम्यून सिस्टम जनरली होता है कॉम्प्रोमाइज्ड। अब जब मैं कह रहा हूं यू हैव अ कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम, दैट मींस व्हाट, कि उनका इम्यून सिस्टम यहाँ पे होता है थोड़ा वीक, दैट इज गोइंग टू बी वीक ओवर हियर। अब वीक इम्यून सिस्टम के जैसे होता क्या कि उन्हें कोई भी बीमारी हो सकती है, इसलिए उनको अपना ध्यान रखना पड़ता है। इतना स्टोरी पहले आप यहाँ पे समझो कि HIV पॉजिटिव पेशेंट कैन हैव अ प्रोलॉन्ग लाइफ बाय टेकिंग मेडिकेशंस एंड ही विल हैव अ इम्यून सिस्टम व्हिच विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड, बट अपना ध्यान रखेगा तो लंबी जिंदगी जी सकता है। ठीक है, अगर समझो तुम्हारे पास एक पेशेंट आता है जिसे HIV है और कुछ महीनों के बाद तुम्हें दिखता है that a person who was suffering with HIV now starts getting opportunistic disease. He starts getting OD, opportunistic disease. O stand for opportunistic, D stand for disease. अगर उस पर्सन को कुछ ऐसी बीमारियां होने लगती है जो जनरली इतना कॉमनली आपको देखने के लिए नहीं मिलती, like your tuberculosis, like your pneumonia, like your something like your कपोसी कैंसर, कपोसी सार्कोमा, अगर ऐसी कंडीशन आपको देखने के लिए मिलती है पेशेंट्स के अंदर, देन यू से दैट अ पर्सन इज सफरिंग विद एड्स। ये टाइम पे तुम बोलोगे दैट वो पर्सन अब HIV नहीं है, इज सफरिंग विद एड्स। सो HIV प्लस ऑपर्चुनिस्टिक डिजीज यू कॉल देम एज अ एड्स। अब ये डिजीज आपके बॉडी में इसलिए हो रही है बिकॉज बॉडी का इम्यून सिस्टम खराब है, वो सही से काम नहीं कर रहा, तो आपके सारे पैथोजेंस आपके बॉडी को यूज करते हैं अपना घर बनाने के लिए, और वो आके रहेंगे एंड यू विल फाइंड दिस डिजीज विल हैपन टू यू मल्टीपल टाइम्स। अगर ऐसा होता है देन यू विल से द पर्सन इज सफरिंग विद एड्स। और एक बार आपने उसे टैग दे दिया कि यार पर्सन इज सफरिंग विद एड्स, तो याद रखना उसके बाद जो उसका लाइफ स्पैन होगा दैट वोंट बी मोर देन 1 to 1.5 years। एक बार आप बोल देते हो दैट दिस पर्सन इज सफरिंग विद एड्स, देन जनरली उसका लाइफ स्पैन होता है वो 1 साल से लेके 1.5 ईयर तक का ही रहता है, उससे बियॉन्ड वो नहीं रहता। यहाँ से आप रिकवर नहीं कर सकते जनरली। ठीक है, सो ये डिफरेंस याद रखना। सो बोथ आर द सेम थिंग, जस्ट यू हैव टू नो दैट HIV प्लस ऑपर्चुनिस्टिक डिजीज इन द पर्सन एंड देन यूज अ टर्म लाइक एड्स। यहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुका होता है, सो दैट्स व्हाई आपकी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। तो दैट्स समथिंग यू हैव टू नो। ठीक है, सो दैट इज योर एड्स। आई होप ये सब आपको याद रहेगा इन द अपकमिंग फ्यूचर। हाँ जी राशि, आपका कुछ क्वेश्चन है? रेणुका, आर से कौन है बेटा, किसका क्वेश्चन है? नहीं है, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। ये क्लियर हुआ सबको यहाँ पे? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just wait a minute. Yes, sir. All right, now अब इस क्वेश्चन, सर वो कल वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया? नहीं बेटा, अभी कल आपका टेस्ट, इन लोग सबका टेस्ट है ना, इसलिए हम ये रिवीजन कर ले। वो वाला चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो चलेगा। 28 सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आएगा? राइट, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। यस, ये सारी है मेरे यहाँ पे STDs। Which of the following STD is not completely curable? ABCD. D option. B option. D. बहुत बढ़िया। Genital herb is going to be your right answer over here. Question number 13. Match the following. अब मुझे बताओ, मुझे डायरेक्टली यहाँ पे बता दो अनम्यूट करके, गोनोरिया किसके साथ मैच करेगा? 1 2 3 4 किसके साथ करेगा? तो थर्ड के साथ। नहीं, के साथ निसेरिया होता है। निसेरिया गोनोरिया इज द पैथोजन। ठीक है, सो गोनोरिया विल मैच विद द ऑप्शन बी। सिफाइलस विल मैच विद माय ट्रिपोनेमा। थर्ड। जेनाइटल वर्ड्स आपका मैच करेगा यहाँ पे फोर्थ के साथ, वायरस, एंड ये आपका आएगा 1 के साथ। दैट्स व्हाई द राइट आंसर। ठीक है, नाउ
Which of the following is not a sexually transmitted disease? में से कौन से आपकी STD नहीं है? B. देखो आंसर बताओ। B. B option. B. बिल्कुल सही। Encephalitis is not a STD. Basically आपके ब्रेन की कंडीशन है यहाँ पे। ब्रेन में अगर आप यहाँ पे you get to see a inflammation in the brain. That's my encephalitis over here. So that is going to be that's a different condition. ये आपका नहीं है STD. So these are the kind of questions they ask you. ज़्यादा difficult नहीं होता है. No. Let's talk about quickly about the infertility. Infertility आपको देखने को मिल सकती है मेल्स के अंदर, and you can also get to see them in females as well. मेल्स में होने के भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं यहाँ पे. One of them can be my alcoholism. Anything else you can tell? Low sperm count. Low sperm count से भी हो सकता है infertility. Anything else? Consumption of drugs. When you have a lack of LH and FSH, lack of LH and FSH can also cause infertility in the individuals. ठीक है? You can have less motility of the sperm. आपकी जो sperm होते हैं उसकी motility आपके यहाँ पे less हो सकती है. So motility. Psychological. बोलो बेटा बोलो. Psychological factors भी आपके यहाँ पे आ जाते हैं. Yes, psychological factors भी आपके हो सकते हैं, इससे आपकी infertility हो सकती है. Yes, you can have a psychological factors. Immunological. हाँ, मतलब उसका मतलब ये होता है कि बेसिकली आपके sperms, like there are going to be certain antibodies which will target and kill the sperms. That is immunological factors. ठीक है. फीमेल में आपका क्या रीजन हो सकता है? बताइए. एक तो बताइए कम से कम. एक तो बताइए कम से कम. हाँ. Ovulation, lack of ovulation. Lack of ovulation. Anything else? Lack of implantation. Right. Your uterine wall is not suitable for implantation. Uterine wall is not suitable for implantation. बिल्कुल सही. So you can have many reasons for that. Even a lack of LH and FSH can also be one of the reasons over here. तो कैसे रीजन आपके होते हैं for the infertility? अब हमें देखना है कि इसको ट्रीट कैसे करते हैं हम लोग. इसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है. So you have assisted reproductive technologies जहां पे हम करेंगे हमारा यहाँ पे in vitro fertilization. In vitro का मतलब हमेशा यहाँ पे रहेगा आपका outside the body. Outside the body हम यहाँ पे कराते हैं यहाँ पे fertilization, और उसे हम करेंगे बेसिकली हम लैब के अंदर करेंगे. लैब के अंदर एक अच्छे स्टेराइल कंडीशन में हम जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को फ्यूज कराते हैं, दैट इज माय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इसको इवन हम पॉपुलरली कहते हैं एज अ टेस्ट ट्यूब बेबी. दैट इज आल्सो समथिंग इट इज बीन कॉल्ड एज. अब ये वाले टर्म्स जो हमारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इनकी तरफ हम देते हैं यहाँ पे ध्यान. जाइगोट इंट्राफिलिपिन ट्रांसफर. अब यहाँ पे आप करते क्या हो? आप लेते हो मेल स्पर्म, आप लेते हो एक फीमेल गैमेट, इनको कराते हो आप फ्यूज. यू फ्यूज देम एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ माय जाइगोट. That will lead to a formation of my diploid zygote. अब ये सारा आपका हो रहा है लैब के अंदर. So that's why this becomes example of my in vitro fertilization. This becomes example of my in vitro fertilization. अब आपका यहाँ पे zygote बन गया. अब zygote बनने के बाद आप जानते हो कि यहाँ पे आपका क्लीवेज चालू होगा and will start dividing over here. अब याद रखिएगा कि up to your 8 cell stage, up to 8 ब्लास्टोमियर स्टेज, अप टू योर 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक आप इस जाइगोट को रिलीज कर सकते हो इनटू योर फेलोपियन ट्यूब. इसको आप रिलीज कर सकते हो आपके फेलोपियन ट्यूब के अंदर. ये बात याद रखना कि आपका जाइगोट 8 स्टेज से आगे का नहीं होना चाहिए. 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक चलेगा. 4 सेल होंगे तब भी चलेंगे, 6 अगर होते ब्लास्टोमियर तब भी चलेंगे, बट you shouldn't have more than 8 cell blastomere in the zygote. So इस स्टेज तक आप अपने जो zygote है उसको आप रिलीज करोगे आपके फेलोपियन ट्यूब के अंदर, and that becomes an example of my zygote intrafallopian transfer. तो याद रखना यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन बनता है वो इसके ऊपर बनता है कि आप कौन से सेल स्टेज पे आप उसे रिलीज कर रहे हो. अगर आपसे पूछा जाए कि यार मेरे पास zygote है वो 4 सेल स्टेज पे है, देन आप याद रखना then you release them into the fallopian tube.
आप उसे फिलोपियन ट्यूब में ही रिलीज करोगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपने फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कराया बॉडी के बाहर, और बाद में आप इस जायगोट को फीमेल बॉडी के फिलोपियन ट्यूब में आप उसे रिलीज कर दोगे अप टू द 8 सेल स्टेज। दैट इज माय जायगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर। अब अगर आपका जायगोट थोड़ा ग्रो कर गया, समझो आपका जायगोट चला गया बियॉन्ड 8 सेल स्टेज, आपका चला गया इन द 16 सेल स्टेज पे आ गया वो, राइट, एनीथिंग बियॉन्ड दैट 16 सेल स्टेज हो या 32 सेल स्टेज हो, अगर आपका जायगोट ज्यादा ग्रो कर जाता है, देन यू हैव टू रिलीज देम इनटू द यूट्रस। देन आपको सिर्फ फिलोपियन ट्यूब में रिलीज नहीं करना, you have to release them into the uterus. And that is something called as my intrauterine transfer. ठीक है, that is something called as my intrauterine transfer. तो यहाँ पे आप करोगे, sorry. Yes, you will be transferring them in, that's going to be intrauterine transfer, आप यहाँ पे करते हो. So now that particular zygote will be released into the uterus. तो याद रखना 8 सेल के अगर ऊपर होगा देन आपको यूट्रस में रिलीज करना है अपने जायगोट को, अगर आपका 8 सेल स्टेज से नीचे का है देन आप उसे रिलीज होगा आपका फिलोपियन ट्यूब के अंदर। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो इतना तो पक्का है मेरा यहाँ पे कि आपका जो ग्रोथ हो रहा है वो बॉडी के अंदर हो रहा है। सो माय इम्प्लांटेशन विल हैपन इन द यूट्रस एंड द एम्ब्रियो विल ग्रो इनसाइड द बॉडी, बट फर्टिलाइजेशन आपका यहाँ पे होता है आउटसाइड द बॉडी। सो इट्स एग्जांपल ऑफ माय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बड़ी ही सिंपल आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ देन यू हैव गैमेट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर। आप मुझे ये बताओ कि कैसे लोगों के अंदर ये आपको कराने की जरूरत पड़ सकती है। व्हिच काइंड ऑफ पीपल हैव टू अंडरगो गैमेट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर? कैसे पेशेंट आएंगे? ठीक है, राइट। फीमेल्स हु आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द ओवा, फीमेल्स या गर्ल्स व्हिच आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द oocyte, जो oocyte प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, right, which have a lack of oocyte, people who have a lack of, girls having a lack of oocyte, they can go for gamete intrafallopian transfer. इसमें आप बेसिकली क्या करते हो, इसके अंदर आप अपने गैमेट इकट्ठा करोगे, राइट, आप गैमेट यहाँ पे इकट्ठा करोगे, राइट, फीमेल गैमेट आप इकट्ठा करते हो। उसी तरीके से विल ऑल्सो कलेक्ट योर मेल गैमेट्स। आपने मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट आपने यहाँ पे इकट्ठा करने हैं, और लाइक आप फीमेल गैमेट आप लाइक 2-3 ले लोगे, यहाँ पे 2-3 सेकंड यूसाइड आप ले लोगे, मेल गैमेट आप लाइक मिलियंस में आप लेते हो, एंड इन दोनों को आप कलेक्ट करके आप रिलीज करोगे इनटू योर फिलोपियन ट्यूब। इन दोनों को आप रिलीज करोगे यहाँ पे इनटू द फिलोपियन ट्यूब। तो याद रखना यहाँ पे फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर नहीं हो रहा, यहाँ पे हम गैमेट्स को रिलीज कर रहे हैं फिलोपियन ट्यूब के अंदर। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? In vivo. The term I'll be using over here is my in vivo. तो यहाँ पे जो आपका फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है वो आपका बॉडी के अंदर हो रहा है। याद रखना यहाँ पे जो आपका जो फर्टिलाइजेशन होगा दैट विल बी हैपनिंग इनसाइड द बॉडी, ये आपका बॉडी के बाहर नहीं हो रहा। तो आप अपने गैमेट्स को लेते हो, आप अपने यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स को लेते हो, उनको आप रिलीज करते हो फिलोपियन ट्यूब के अंदर, एंड देन यू गेट टू सी कि फर्टिलाइजेशन आपका यहाँ होगा बॉडी के अंदर, एंड दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय गैमेट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर। एक चीज यहाँ पे याद रखना कि ये कंडीशन आप उन फीमेल्स में आप लाइक उन केसेस में आप करते हो जहाँ पे फीमेल सेकेंडरी oocyte बना नहीं पा रही है, oocyte या ओवा वहां पे आपका प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। ऐसी फीमेल्स के लिए हम क्या करते हैं, हम किसी डोनर से हम oocyte लेके आते हैं, हम स्पर्म लेके आते हैं, एंड देन इन दोनों को हम रिलीज करते हैं फिलोपियन ट्यूब के अंदर। सो आपका जो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगा वो होगा बॉडी के अंदर, इट विल हैपन इनसाइड द बॉडी, एंड उसके बाद दिस विल गेट इनसाइड द, it will get implanted inside your uterus, या आपका यूट्रस में आपका इम्प्लांट हो जाएगा। So that is my GIFT। उसके बाद next term intracytoplasmic sperm injection, that's another term you have to understand, that is your ICSI। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करते हो, you take the egg or what you call them as a secondary oocyte, उसको आप पकड़ के लाओगे और इसे हम रखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे। सो बेसिकली माइक्रोस्कोप हमें इसके अंदर में चाहिए होगा क्योंकि हम यहाँ पे एक एग के अंदर स्पर्म को पेनिट्रेट करवाएंगे। तो आप यहाँ पे अपना फीमेल एग को आप लेके आते हो, आप ओवा को यहाँ पे लेके आते हो, और फिर आप क्या करते हो, इसके अंदर आप करते हो पंचर। सो यूजिंग द माइक्रोपिपेट को यूज करके मैं करूंगा इसके अंदर पंचर, और पंचर करने के बाद मैं इसके अंदर रिलीज करूंगा मेरे मेल गैमेट को। सो आई विल बी रिलीजिंग द मेल गैमेट इनसाइड दिस। तो मेल गैमेट को आप फोर्सफुली यहाँ पे एग के अंदर डाल रहे हो।
सो दिस ग्रीन वन इज माय मेल गैमेट या दैट इज माय स्पर्म। तो इसको आप फोर्सफुली अंदर पहुंचा रहे हो आपके फीमेल एग के अंदर, एंड दैट इज समथिंग नोन एज माय इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये जनरली हम करते क्यों है, या ये कंडीशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो कई बार क्या होता है, काफी बार देखा गया है कि आपको जो फीमेल का जो एग होता है ना, एग के आसपास आपको एक लेयर मिलती है, उसको हम बोलते हैं ज़ोना पेलुसिडा। All of you know this. So you have this layer known as zona pellucida. तो zona pellucida जो आपके यहाँ पे जो लेयर होती है, कई बार होती है हार्ड. Sometime you get to see that is really very hard. वो इतनी हार्ड होती है कि आपका स्पर्म हेड उसे पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो ऐसी कंडीशन के अंदर यू कैन गो फॉर दिस ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आप लाइक आर्टिफिशियली स्पर्म को आप अंदर पहुंचा रहे हो। एक बार आपने अंदर पहुंचा दिया, then you like I can clearly say this is an example of my in vitro fertilization। ये बॉडी के बाहर हो रहा है। एक बार आपका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, देन आप इस जायगोट को रिलीज कर सकते हो अपने इनटू योर पर्टिकुलर फेलोपियन ट्यूब और इनटू योर यूट्रस। डिपेंड करता है कौन से सेल स्टेज पे आप रिलीज कर रहे हो। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो याद रखना हमेशा यहाँ पे कि जब हम बात करते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की, यहाँ पे आप एक एग लेते हो, उसके अंदर आप स्पर्म को लाइक इंजेक्ट करते हो फोर्सफुली। लाइक बेसिकली यू विल टेक अ सिंगल स्पर्म, ऐसा में कि 2-3 स्पर्म लोगे, आप सिंगल स्पर्म लोगे, उसे आप इंजेक्ट कराओगे इनटू द एग। और ये करने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन आपका ये कि आपका ज़ोना पेलुसिडा यहाँ पे हार्ड हो, या फिर व्हेन यू हैव अ स्पर्म व्हिच कैन नॉट पेनिट्रेट, स्पर्म की मोटिलिटी इतनी नहीं हो कि वो पेनिट्रेट कर पाए। सो इवन इन दैट कंडीशन यू विल फाइंड कि आप ये कंडीशन, ये चीज आप यूज कर सकते हो। सो डेवलपमेंट तो बॉडी के अंदर ही हो रहा है, बट आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है आपका बॉडी के बाहर। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो अबाउट द इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। आफ्टर दैट यू हैव आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मुझे बताइए ये किस केस में आप यूज करेंगे? इन विच केसेस यू कैन गो फॉर दिस AI? एनीवन कैन थिंक एंड टेल मी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आप कौन से केसेस में आप यूज कर सकते हो? कौन सी कंडीशंस होंगी जब आप AI कर सकते हो? एक यहाँ पे हो सकता है, यू कैन हैव अ लो स्पर्म काउंट। व्हेन यू हैव अ लो स्पर्म काउंट, अगर मेल के अंदर आपको मिलता है देखने के लिए आपका लो स्पर्म काउंट, देन उस कंडीशन में यू कैन गो फॉर दिस AI, राइट? समटाइम यू कैन हैव इवन व्हेन यू हैव अ लो स्पर्म मोटिलिटी। अगर आपकी मोटिलिटी यहाँ पे आपकी बहुत कम होती है स्पर्म की, इवन इन देन यू कैन गो विद द AI। अब AI में आप करते क्या हो? आप यहाँ पे एक डोनर से स्पर्म कलेक्ट करोगे। यू कैन कलेक्ट द स्पर्म फ्रॉम अ डोनर और अ हेल्दी पर्सन से आप यहाँ पे स्पर्म कलेक्ट करोगे। एंड नाउ दो स्पर्म्स जिनका नंबर मिलियंस में होगा, द नंबर हैज टू बी बियॉन्ड 10 मिलियन। जनरली आप जब AI करते हो ना, तो आप होप करते हो कि आप जो स्पर्म काउंट है आपके पास, इट हैज टू बी लाइक more than 1 million, sorry more than 10 million। तो 10 मिलियन से ज्यादा आपका लाइक स्पर्म काउंट यहाँ पे आप जनरली एक्सपेक्ट करते हो। और फिर उसके बाद आप क्या करोगे? इन स्पर्म को आप रिलीज करोगे इनटू द वजाइना और इनटू योर पर्टिकुलर यूट्रस। सो यूजिंग कैथेटर यू कैन रिलीज द स्पर्म इधर इन द वजाइना और यू कैन रिलीज देम इनटू द यूट्रस। तो यहाँ पे बेसिकली मेल फर्टिलिटी को लेकर अगर कोई कंसर्न होता है, मेल अगर इनफर्टाइल होता है, तो वो टाइम पे आप AI करा लेते हो। आप डोनर से या फिर स्पर्म ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो फ्रॉम द पर्सन जिसके अंदर लाइक आपका लो स्पर्म काउंट है। आप टेस्टिस में से स्पर्म कलेक्ट कर लो, एंड देन दिस स्पर्म यूजिंग अ कैथेटर यू कैन रिलीज देम इन द वजाइना और इन द यूट्रस। अगर आप उसे यूट्रस में रिलीज कर रहे हो, देन उसे हम बोलते हैं यहाँ पे इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन। देन यू कॉल इट एज अ इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन। तो ये भी चीज याद रखना कि अगर आप यूट्रस में रिलीज कर रहे हो स्पर्म को, देन यू कैन कॉल इट एज अ इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन। So that is something which has been done। आपको यहाँ पे याद रखना है कि AI कराने का मेन रीजन यहाँ पे होता है that when you have a low sperm count, when you have a low sperm count, that is when you have to go with the AI। ठीक है? So ये आपको याद रखना है यहाँ पे what is my arterial insemination। इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन मतलब क्या? यही चीज अगर हम रिलीज करें यूट्रस के अंदर, then you call them as a इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, AI, IUI, देन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन आपको याद रखना है, गैमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर एंड इंट्रायूट्रिन ट्रांसफर एंड योर ZIFT। ये कुछ टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखना है। नाउ लेट्स सी इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 आप यहाँ पे देखो। 39 में लिखा हुआ है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स व्हाट।
या किसके अंदर आपको एआई देखने के लिए मिला जाता है, किसके अंदर आप ये करते हो? तो क्या आंसर इसके अंदर सही होगा? एबीसीडी के हिसाब से क्या आंसर आपका यहाँ पे सही आ जाएगा? ए ऑप्शन वो जो लोग भी यहाँ पे ए कह रहे हैं उन सबका आंसर यहाँ पे सही है। आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू द वजाइना, दैट्स राइट आंसर फ्रॉम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बिल्कुल सही। ऐसे ही क्वेश्चन लोग पूछते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं नहीं, बट आपको मालूम होना चाहिए कि किसमें क्या हो रहा है। ये देखो, द स्टेज ट्रांसफर इनटू द यूट्रस आफ्टर इंड्यूस्ड फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन द लेबोरेटरी। कौन सा, अगर आप यूट्रस में ट्रांसफर करना है तो कौन से ऑप्शन यहाँ पे आपका सही रहेगा? ए। यूट्रस में करना है, यूट्रस के अंदर। ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे सही आंसर आएगा। बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हो कि 8 से ऊपर 8 to 16 स्टेज मेरा क्या होता है यहाँ पे? मोरुला स्टेज मेरा यहाँ पे होता है, राइट। तो अगर मोरुला स्टेज है दैट मींस 8 ब्लास्टोमर के ऊपर निकल चुका ही है। मैंने क्या बोला था? अगर 8 ब्लास्टोमर के नीचे का अगर स्टेज होता देन आप उसे डालते फेलोपियन ट्यूब के अंदर, है ना। लेकिन ये 8 के ऊपर निकल चुका, मोरुला मींस 8 के ऊपर आपका स्टेज निकल चुका है, सो यू हैव टू रिलीज देम इनटू द यूट्रस। अब मुझे कोई बताओ, B9 B10 वाले बच्चे कोई मुझे बताइए कि अगर ये स्टेज पे होगा, अगर मेरा एम्ब्रियो रहता है 4 सेल स्टेज के ऊपर और अगर मैं इसे रिलीज करता हूं मेरे फीमेल बॉडी के अंदर, तो उसे मैं कहाँ रिलीज करूंगा? फेलोपियन ट्यूब में या फिर मैं यूट्रस में? राइट। और उसके लिए मैं वो कौन सी टेक्निक का नाम क्या होगा? उस टेक्निक का नाम क्या होता है यहाँ पे? ZIFT, ज़ायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। वहां पे जो मैं टर्म यूज करूंगा दैट इज माय ज़ायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, 2 सेल सेट में मैं वही करूंगा, राइट। दैट्स द क्वेश्चन। अब ये देखो, द टेक्निक कॉल्ड गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर इज रेकमेंडेड फॉर दोज फीमेल। बताओ क्या आंसर होगा इसके अंदर? व्हाट विल बी द आंसर ओवर हियर? ABCD बोलो। ए। हाँ, जो भी यहाँ पे मुझे आंसर यहाँ पे ए सर ए। राइट, ए विल बी द राइट आंसर। हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, जो फीमेल ओवम प्रोड्यूस नहीं कर रही उनके अंदर यू कैन गो फॉर दिस गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। दीज आर द वुमेन जिनके अंदर आप ये करा सकते हो। अब मुझे थोड़ा सोच के बताओ, ये जो स्टेटमेंट सी लिखा हुआ है ना, whose cervical canal is too narrow to allow the passage of sperm। अगर आपको एक पेशेंट मिलता है, फीमेल पेशेंट मिलती है जिसके अंदर आपका सर्वाइकल कैनाल बहुत नैरो है, आप क्या रेकमेंड करोगे ऐसी पेशेंट को? व्हाट आर यू गोइंग टू रेकमेंड एज अ फिजिशियन टू दैट काइंड ऑफ पेशेंट? बताओ, ऑप्शन सी में आप क्या रेकमेंड कर सकते हो? सर IVF। ठीक है, एनीथिंग एल्स? इसमें आप रेकमेंड कर सकते हो पेशेंट को, बोलो क्या करे हो आप? ज़िफ्ट ZI। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हो कि ज़ायगोट को मैं बना के उसके अंदर रिलीज करूंगी फ्लूइड, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। यू कैन गो फॉर ZIFT, यू कैन गो फॉर ZIFT, ये चीज आप करा सकते हो। इवन आप यहाँ पे कर सकते हो, देखो सुनो, यहाँ पे आपके स्पर्म पास नहीं हो पा रहे बिकॉज़ सर्वाइकल कैनाल आपके यहाँ पे नैरो है, सो आप रेकमेंड कर सकते हो उस पेशेंट को टू अंडरटेक द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और उसके अंदर यू कैन रिकमेंड दैट गर्ल टू गो फॉर द इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? आप अपने स्पर्म को डायरेक्टली यूट्रस में रिलीज कर दोगे यूजिंग द आर्टिफिशियल वे, क्योंकि नॉर्मली स्पर्म आपके वहां से पास नहीं हो रहा है सर्वाइकल एरिया से, तो आप कैथेटर यूज करके यू कैन रिलीज देम इनटू योर पर्टिकुलर यूट्रस। सो दैट इज आल्सो समथिंग यू कैन रिकमेंड। हाँ, ZIFT भी आप यहाँ पे करा सकते हो, बिल्कुल। सो दीज आर द वेज थ्रू व्हिच यू कैन मेक श्योर दैट द गर्ल गेट कंसीव्ड, ठीक है। और हाँ, अगर डी हो तो, अगर कोई लड़की के पास एनवायरनमेंट सुटेबल नहीं है फॉर फर्टिलाइजेशन, देन व्हाट यू कैन रिकमेंड ओवर हियर? यहाँ पे you will undergo in vitro fertilization, IVF, in vitro fertilization आप यहाँ पे कराओगे पहले तो। So that means what? Fertilization यहाँ पे बॉडी के बाहर हो रहा है, fertilization यहाँ पे बॉडी के बाहर होगा, and then you can release your zygote into the fallopian tube। So यहाँ पे भी आप ZIFT करा सकते हो, ठीक है। So you should know that कि अगर ऐसी कंडीशन आपकी है कि यार फर्टिलाइजेशन बॉडी में हो नहीं सकता, तो वो बाहर कराओगे, एंड देन आप zygote को अपने टाइम के हिसाब से 8 सेल स्टेज या उसके बियॉन्ड आप रिलीज कर दो अपने फीमेल बॉडी के अंदर। सो दैट इज समथिंग यू कैन डू इन दिस। नाउ 36 का आंसर क्या आएगा? अनम्यूट करके आप लोग मुझे बता सकते हो 36 का आंसर यहाँ पे क्या आ सकता है? बिल्कुल सही,
Yes, it is my option A. बहुत बढ़िया. That will be my right answer. Then you have some of the methods which have been used to control the birth. उसके यहाँ पे कुछ आपके यहाँ पे methods देख रहे होंगे. सर यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं बर्थ कंट्रोल वाले मेथड से. हाँ बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल आते हैं इसमें से क्वेश्चंस. सो नेचुरल मेथड जो रहता है वो तो बहुत सिंपल रहता है, बट इसमें से भी स्टेटमेंट्स आपके आते हैं. ठीक है. सो क्वेश्चंस तो आपके लाइक सी आपके तीन पार्ट से जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके. एक तो एसटीडी आपका हो गया, देन आपका हो गया ZFT, दिस इनफर्टिलिटी को कैसे डील करते हैं, ART उसमें से आते हैं, एंड देन दिस पार्ट. These are the क्वेश्चन जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं. जैसे जो चैप्टर की इंट्रोडक्शन में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन सब के ऊपर बात करी हुई है. हाँ, इससे भी आ सकते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन सब से क्वेश्चन बन जाते हैं. उसमें से स्टेटमेंट्स बनती है. तो होता क्या, वो लोग क्या करेंगे, जैसे स्टेटमेंट वो लोग डाल देंगे that RCH was established in the year 1961. और वो गलत स्टेटमेंट है, लेकिन वो तुम्हें मालूम होना चाहिए that it was 1951. वैसे लोग स्टेटमेंट बनाते हैं उसके अंदर. सो उसमें से क्या है, लाइक वो थ्योरी आप याद रख सकते हो, बट अगेन उसमें से लाइक दे विल जनरली इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछते कि कौन सी ईयर में हुआ था. वो स्टेटमेंट को लोग डाल देंगे चार अलग अलग स्टेटमेंट के साथ, एंड देन यू हैव टू नो कौन सी सही है कौन सी गलत. दैट्स व्हाट दे डू. यस सर. सो नाउ यू हैव दिस थ्री वेज ऑफ नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल. पीरियोडिक एब्सेंशिया जो आपका यहाँ पे है, इसमें आप क्या करते हो, यू अवॉइड द सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम द डे 10th टू डे 17th. इतने टाइम फ्रेम के अंदर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स यहाँ पे अगर अवॉइड करते हो, देन देयर इज अ लेस लाइकली चांस ऑफ द गर्ल गेटिंग कंसीव्ड. सो जो आपका जो 20 डेज साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका जो रहता है 20 डेज का, उसमें डे 10 से लेके डे 17 वाला जो पीरियड होता है, उसमें इफ अ कपल अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स, then there won't be a chance of a girl getting conceived and getting pregnant, because this is the time frame when you get to see. Generally आप जानते हो कि आपका ओव्यूलेशन 14th डे पे होता है, और कई बार वो कुछ लोगों में वो थोड़ा इरेगुलरली होता है, तो वो कई बार थोड़ा पहले भी हो सकता है. इसलिए दिस इज अ टाइम फ्रेम जहाँ पे यू कैन अवॉइड द सेक्सुअल इंटरकोर्स. दैट्स वन थिंग. सेकंड थिंग, विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्टस. इसमें क्या होता है, द मेल इज गोइंग टू like withdraw the penis right before the ejaculation. Now when doing so, he is going to ensure that the sperm are not getting released in the vaginal tract. So withdrawal coitus is also one of the way through which you can avoid any kind of like it works as a birth control. So removal of the penis right before ejaculation is called as my withdrawal coitus, withdrawal or coitus interrupt. That is also one way of avoiding the that's a natural birth control method. Then you have lactational amenorrhea. इसमें क्या होगा, that after parturition the girl remains for the next 6 months, ovulation won't be seen. Parturition के 6 महीने तक आपको क्या मिलेगा, there won't be any kind of ovulation. So no ovulation is observed. अभी ovulation इसलिए नहीं हो पा रहा होता because during a period of lactation, जब lactation हो रहा होता है मदर के अंदर, वो टाइम पे you have a very high amount of prolactin, and this prolactin is going to ensure that कि बॉडी अपने आप को दूसरे ओव्यूलेशन के लिए प्रिपेयर ना करे या बॉडी ओव्यूलेशन ना करे. सो प्रोलैक्टिन विल सप्रेस द इवेंट ऑफ ओव्यूलेशन. सो ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड और फॉर द 6 months, एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स विल नॉट लीड टू गेटिंग कंसीव्ड, will not lead to a production of a will not lead to formation of a zygote. So that is why you should know कि 6 महीने तक कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स यहाँ पे आपका is a safe period, जहाँ पे कोई भी बर्थ कंट्रोल, इट वर्क्स एज अ बर्थ कंट्रोल, जहाँ पे कोई भी लाइक्लीहुड नहीं होता कोई भी बेबी फॉर्म होने का. So ये तीन मेथड जो मेरे यहाँ पे है, these are my natural methods which can be seen over here. Then barrier method में आपके यहाँ पे आएंगे condoms which can be male and female condoms. So याद रखना, male condoms and female condoms can also protect you from the STDs. ये मैं already mention कर चुका हूँ, ये बार बार mention इसलिए कर रहा हूँ because they do become a potential question. So अगर they avoid STD along with being a barrier, they can avoid the STD. So that's one thing you have to know. जब हम बात करते हैं हमारे diaphragms की, cervical caps की और walls की, so ये basically they are all made up of my rubber. That's one thing you have to know. Second thing, they are all reusable. ये reusable आपके यहाँ पे होते हैं. Female. ठीक है? And they will be used in the female only. Yes, you can find them all getting used in the female. याद रखना, आपका diaphragm and cervical cap are going to be inserted inside the cervix. इनको हम insert करते हैं inside the cervix. And walls can be inserted inside the vagina. So this is something also you have to know. ये आपके यहाँ पे insert किए जाते हैं, and they become a barrier. They do not allow the sperm to reach into the fallopian tube. ये आपके sperms को fallopian tube तक जाने के लिए एक barrier यहाँ पे बनाते हैं. So you don't find your sperms reaching into the fallopian tube because of that. So these are the few things you have to know over here. And इसके साथ साथ कई बार patients या like the not patient but the individual are also known to use spermicidal creams
जेलीज एंड फोम्स. सो कई बार आप कई सारी क्रीम्स, जेलीज और फोम्स यूज करते हो सो दैट यू कैन लाइक रिटार्ड द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म. अगर आप इसके जेलीज और क्रीम्स यूज करते हो अलॉन्ग विद दिस बैरियर तो इससे एफिशिएंसी काफी आपकी बढ़ जाती है आपके बैरियर की. तो ये भी याद रखना. इनका बेसिकली काम ये होता है, ये फोम जेलीज का काम होता है कि स्पर्म की मोटिलिटी को खत्म कर देते हैं. सो स्पर्म आपका कभी भी आगे तक जा नहीं पाता. सो दैट्स व्हाट दे आर नोन फॉर. सो दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ माय फिजिकल बैरियर्स. ये मेरे सारे एग्जाम्पल बन जाते हैं मेरे फिजिकल बैरियर्स के जो आप देखते हो यहाँ पे. देन यू हैव अ इंट्रा यूट्रिन डिवाइस. ये याद रख लेना, इसमें से भी क्वेश्चन हो जाते हैं. अगर आपको कभी क्वेश्चन आता है कि यार इंडिया में वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा है, देन दैट इज योर इंट्रा यूट्रिन डिवाइस. इंडिया में वाइडली एक्सेप्टेड है. इसमें कुछ आपके टाइप्स हैं यहाँ पे. नॉन मेडिकेटेड आईयूडी इज माय लिपी लूप्स, CUT, CU7, मल्टीलोड 375 are going to release the copper. ये आपके कॉपर रिलीजिंग आईओडीज यहाँ पे होते हैं. याद रखना जितने भी आपके आईओडीज है जो कॉपर रिलीज करते हैं, इनका काम क्या होता है? बेसिकली दे विल डिक्रीज द स्पर्म मोटिलिटी. दे विल डिक्रीज द स्पर्म मोटिलिटी. ये चीज भूलना मत. दे आर नोन टू डिक्रीज द स्पर्म मोटिलिटी. और अगर आपकी स्पर्म की मोटिलिटी खत्म हो जाती है देन ऑब्वियसली आपका स्पर्म आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाएगा. तो याद रखना कॉपर रिलीजिंग आयोडीज आर नोन टू टारगेट द स्पर्म मोटिलिटी एंड दैट्स व्हाई यू विल नॉट फाइंड द स्पर्म रीचिंग टू द डेस्टिनेशन. दैट्स माय फैलोपियन ट्यूब. तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे काम करेंगे. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू वेरी क्लियरली नो अबाउट दैम. हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज भी आपके होते हैं यहाँ पे जो हार्मोन रिलीज करते हैं. इसमें आपका एग्जाम्पल आपके यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन एंड योर माय LNG20. हार्मोन जब आपके यहाँ पे रिलीज करेंगे ये, तो ये बेसिकली काम कैसे करता है? इट इज गोइंग टू अवॉइड. सो यू टेल मी यहाँ पे ये किस तरीके से काम करेगा? हार्मोन आयोडीज किस तरीके से काम करता है? कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा. मेरे यहाँ पे नेटवर्क का इशू है या फिर तुम्हारे यहाँ पे कुछ इशू है, बट कुछ भी पता नहीं चला आपने क्या बोला. इनहिबिट इम्प्लांटेशन. ठीक है. यस, इनहिबिट इम्प्लांटेशन इज वन थिंग आई कैन से. इनहिबिट implantation. Anything else? So basically it makes your uterus unsuitable for implantation. Uterus becomes unsuitable for implantation. That's one thing you have to know. इसके अलावा it makes the cervical mucus thick. या मैं इतना कह सकता हूँ कि आपको जो cervical mucus यहाँ पे होगा, सर्वाइकल म्यूकस, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा ठीक, या ये हो जाएगा आपका हॉस्टाइल. इसको हम इवन कह सकते हैं दिस विल बिकम हॉस्टाइल. हॉस्टाइल मतलब अगर स्पर्म यहाँ पे आता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी इस एरिया के अंदर, क्योंकि वो म्यूकस इतना थिक हो जाता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाता और वहां पे रुक के उसकी डेथ हो जाती है. तो दो चीज याद रखना पहले यहाँ पे कि आपका यूट्रस का जो आपका और आई वुड से यूट्रिन वॉल जो आपके यहाँ पे होती है, इट इज अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन. ये वो कर देता है आपका आईओडी यहाँ पे. और सर्वाइकल म्यूकस जो आपका यहाँ पे होगा इसको हम यहाँ पे कर देंगे थिक सो दैट, और हॉस्टाइल ताकि आपके स्पर्म यहाँ से बाईपास ना हो सके. सो दीज आर द टू थिंग्स यू विल फाइंड डन बाय माय हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. वेल जब क्वेश्चन आएगा तो इसको संभाल लेना. तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये चीज आपको यहाँ पे लिख जाएगी. ओरल पिल्स भी आपके होते हैं. ओरल पिल्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स यू विल गेट टू सी. ओरल पिल्स का बेसिकली काम ये होता है दैट आपके दो टाइप के ओरल पिल्स होते हैं. एक होता है जिसके अंदर आपको मिलेगा सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन, एंड सम ओरल पिल्स आर गोइंग टू हैव कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन. आपको कलेक्टिवली याद रखना है कि इनका काम क्या होता है. जनरली ओरल पिल्स का काम होता है दे इनहिबिट ओव्यूलेशन. ये ओव्यूलेशन आपका होने नहीं देते. दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. दे आर गोइंग टू इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल. तो पहली चीज ओव्यूलेशन ये लोग होने देंगे नहीं. दूसरी चीज दे ऑल्सो मेक द यूट्रिन वॉल अनसुटेबल. सो दे ऑल्सो मेक uterine wall unsuitable for implantation. Unsuitable for your implantation. That's the second thing they do. Okay. उसके साथ साथ आपको ये भी मिला यहाँ पे कि ये लोग भी म्यूकस की जो क्वालिटी होती है सर्वाइकल म्यूकस की, उसे वो लोग चेंज कर देते ताकि स्पर्म आपके यहाँ पे एंटर ना कर सके. सो ये कुछ चीजें करता है जो आपका ओवरऑल आपका अवॉइड करता है एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी कि आपका स्पर्म आपका पहुंचे फैलोपियन ट्यूब तक. सो याद रखना ओरल पिल्स आर द वन जिसके अंदर आपको हार्मोन्स मिलेंगे देखने के लिए, एंड दीज हार्मोन्स आर बेसिकली गोइंग टू अवॉइड ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन एंड सर्वाइकल म्यूकस को यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे थिक वो लोग यहाँ पे बना देंगे. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो अबाउट द पिल्स इन दिस. अब मुझे आप उस ओरल पिल का नाम बताइए जो लखनऊ में बनाई गई थी.
सहेली। राइट, सहेली वाज मेडिया। तो कौन सी लैब में बनाया गया था? लैब का नाम क्या था? सेंट्रल रिसर्च CDRI। CDRI वाज द नेम ऑफ द, पूरा नाम क्या था? इंस्टीट्यूट सेंट्रल राइट, लखनऊ। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपके बनाई गई थी सहेली, एंड दैट वाज माय नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल। याद नहीं, आपका स्टेरॉइडल आपका नहीं था। तो कभी लिखा हो ना कि सहेली के अंदर प्रोजेस्टेरॉन होता है, तो आंसर वो गलत बात है। सहेली वोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, इट्स अ नॉन स्टेरॉइडल ओरल पिल। ठीक है, सो याद रखना, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। बनाई गई थी लखनऊ में, CDRI में आपका इसका फॉर्मेशन हुआ था। नाउ यू हैव इम्प्लांट अंडर द स्किन। कुछ आपके ऐसे इम्प्लांट होते हैं जो आप स्किन के अंदर करा सकते हो, और ये इम्प्लांट एक बार आपने करा दिया, देन आपको 5 साल तक कोई टेंशन नहीं होता। दिस इम्प्लांट वर्क फॉर 5 years। सो बेसिकली वहां पे होता क्या है, स्मॉल डिवाइस आपके स्किन के अंदर लगाए जाएंगे, विच आर एट द साइज ऑफ अ मैच स्टिक वाले साइज के। आपके यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो आप इम्प्लांट करते हो स्किन के अंदर, एंड दिस इम्प्लांट्स विल रिलीज द प्रोजेस्टेरॉन ओकेजनली। ये प्रोजेस्टेरॉन आपका रिलीज करेंगे एवरी नाउ एंड देन। सो दे आर गोइंग टू रिलीज द प्रोजेस्टेरॉन एवरी नाउ एंड देन, मतलब इन अ स्मॉल अमाउंट में ये आपके रिलीज करता रहेगा। ठीक है, अब स्मॉल अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन आपके यहाँ पे रिलीज करेगा, इम्प्लांट जो आपने कराया था स्किन के अंदर ये रिलीज करेगा। और ये प्रोजेस्टेरॉन करता क्या है, दिस विल अवॉइड द ओव्यूलेशन, दिस विल बेसिकली अवॉइड ओव्यूलेशन। इसमें फायदा ये है कि आपने इसे एक बार करा लिया, देन 5 साल तक आपको कोई लाइक दिक्कत नहीं आती। फिर 5 साल तक यू डोंट हैव टू, मतलब जैसे आप ओरल पिल ले रहे थे वैसे वो सब आपको लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू टेक एनी काइंड ऑफ ओरल पिल्स अगर आपने इम्प्लांट कराया हो स्किन के अंदर। तो आपका अपने आप यहाँ पे ओव्यूलेशन आपका बंद हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेस्टेरॉन रिलीज, एंड दैट्स हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रेगनेंसी। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो अबाउट द इम्प्लांट्स। सो ये एक और चीज आपको देखने के लिए मिल जाती है। So you will find up in the NCERT as well. Do read about this when you come for this exam tomorrow. ये तो बड़ा सिंपल सा तरीका है बेटा, ये तो देख पता चल रहा है। You have a vasectomy, you have a tubectomy. Vasectomy में हम लोग क्या कट करते हैं? Cost difference। Right. And tubectomy में you will get a fallopian tube. मुझे ये बताओ कि यार रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है? ये बिल्कुल जगह ये मेरा इरिवर्सिबल। ये करने के बाद there is no likely chance that a girl or a boy will get conceived again. राइट, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। ये आपको पता है रिवर्सिबल। पता नहीं आपको मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, बट हिमाचल में आपका ये मंकी का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है वहां पे। इन सर्टेन एरियाज आपके जो मकैक होते हैं ना, मकैक, रीसस मकैक, उनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो उनके लिए गवर्नमेंट करता है स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम। इनके लिए रन किया जाता है स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम। तो इसमें क्या करते हैं कि फॉरेस्ट ऑफिशियल इन बंदरों को पकड़ते हैं, एंड देन उनको सर्जिकली दे अंडरटेक द vasectomy in those monkeys so that उनका population control किया जा सके। You might not be knowing this, but you have a huge population of macaques in the Himachal, in certain parts of the Himachal, और उनको कंट्रोल में करने के लिए उनके लिए किया जाता है स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम। ये इवन किया जाता है डॉग्स के लिए, बट इट आल्सो रन्स फॉर monkeys as well। ठीक है, एंड ह्यूमन से भी ये करा जा सकता है। So that's one thing you have to know। So इतनी चीज अगर आपको याद रहती है, these are the things you have to read from the NCERT thoroughly and you should be able to answer the questions। तो 16 का आंसर मैं दे देता हूँ यहाँ पे, इसका आंसर आएगा यहाँ पे C। आपको देने की जरूरत नहीं है, 16 आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया। आप मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, which of the following is most widely accepted method of contraception in D India? option। D। बहुत तेज है बच्चे, बहुत ही तेज, बहुत बढ़िया। इट्स ऑप्शन डी, वेरी गुड। कॉपर आयंस रिलीज फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ये क्या करता है? ABCD। B। सर C। बताइए क्या होगा? सर C। It is your decreasing the sperm motility will be the thing which will be done by my copper using IODs, right? ये वो करते हैं, then बाद में because of that you can find phagocytosis will happen, but basically ये लोग क्या करते हैं, they will decrease the sperm motility। उसके बाद sperm क्योंकि आपका swim नहीं कर रहा था, then उसके आसपास के जो आपके cells होते हैं, then they can engulf those sperms, but इसका main काम होता है to decrease the sperm motility। तो याद रखना ये बात, it's your option C over here, that will give you the 4 marks। बताओ which of the following is a hormone releasing intrauterine device? बताओ। B। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आप यहाँ पे आंसर दैट इज योर LNG20 इज द राइट आंसर ओवर हियर।
एंड यू हैव द लास्ट टॉपिक दैट इज योर एमटीपी यहाँ पे जो हम यहाँ पे देखेंगे। अब एमटीपी इज योर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आप ये बात जानते हो कि ये किया जाता था गलत पर्पस के लिए, दैट इज बाय किलिंग द फीमेल फिटिसाइड, राइट। सो फीमेल फिटिसाइड जो आपको यहाँ पे इंडिया में कंसर्न रहा है like for several years, that was actually you're killing your female offspring or female embryo by knowing the by getting to know the sex of that particular embryo over there. अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंडिया में लीगलाइज किया गया था 1971 के अंदर। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये कौन से कंडीशन के अंदर आप ये करा सकते हो। सो विल सी दैट लेटर कि कौन सी कंडीशन में आपका होता है, बट याद रखना इट इज डन टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए आप करते हो आपका यहाँ पे एमटीपी। अब ये आप कर सकते हो अप टू 12 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी, 12 हफ्तों तक ऑफ द प्रेगनेंसी यू कैन डू दिस। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक आप ये कर सकते हो सेफली। उसके बाद भी करा जा सकता है, बट उसके बाद डॉक्टर रेकमेंड करता है, डॉक्टर विल क्लियरली टेल यू दैट नाउ देयर इज अ लाइक्लीहुड दैट इट कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग टू द गर्ल एज वेल। टू अ गर्ल इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। सो इसलिए 12 हफ्तों तक ये सेफ है, उसके बाद ये थोड़ा अनसेफ हो जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा कि एक टेक्निक होती है आपकी जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एमनियोसेंटेंसिस, जिसमें आप एमनियोटिक कैविटी में से फ्लूइड इकट्ठा करते हो और आप पता करने की कोशिश करते हो सेक्स ऑफ द चाइल्ड। सो दैट इज समथिंग व्हिच वाज डन बाय द डॉक्टर्स टू गेट टू नो द सेक्स ऑफ द चाइल्ड एंड उसके बाद दे यूज्ड टू अंडरटेक द डिटेल। बोलो बेटा बोलो, कुछ आपकी आवाज करिए बेटा, कुछ पता नहीं चल रहा। सुनो मेरी बात, ऑर्डर के लिए होता है ना ये हाँ ये तो सही तरीका है। मिसयूज अगर आप देखा जाए तो मिसयूज इसका किया जाता है टू गेट रिड ऑफ द टू गेट टू नो द सेक्स ऑफ द चाइल्ड एंड देन टू गेट रिड ऑफ द बेबी। अगर इसके हम एडवांटेज देखें तो इसको करना किस लिए जाना चाहिए, सिर्फ एक तरीके से जाने के लिए। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, दिस हैज टू बी डन टू गेट टू नो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली। अगर किसी एम्ब्रियो के अंदर आपको मिलता है देखने के लिए क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, देन इन दैट केस यू कैन गो फॉर द एमटीपी। अगर किसी एम्ब्रियो के अंदर आपको क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी देखने के लिए मिलती है, देन यू कैन गो फॉर द एमटीपी, देन क्लियरली यू कैन गो फॉर द एमटीपी। फिर कोई दिक्कत नहीं आती, आपको परमिशन है एमटीपी कराने की। कुछ रीजन है यहाँ पे, एक तो आपको हो गया यहाँ पे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, अगर ऐसा हो देन यू कैन गो फॉर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड थिंग, अगर आपको हॉस्पिटल ने कोई तो भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लाइक आईयूडी लगाया था आपके बॉडी के अंदर, और अगर वो किसी रीजन से काम नहीं किया एंड यू स्टिल गॉट प्रेग्नेंट, then in that case also you can go for the MTP. That's the second reason. If your contraceptive device hasn't worked, then in that case you can go for the MTP. That's the second reason. Third reason can be if the pregnancy is a potential risk to the mother. जो pregnancy यहाँ पे हुई है वो एक potential risk है mother के लिए, then even in that case you can go for the MTP. And the चौथा reason यहाँ पे ये है कि अगर the girl has got conceived because of the sexual assault. If a girl has undergone a sexual assault, then in that case you can go for the MTP. तो कुछ conditions होती है उसके अंदर आप legally आप MTP करा सकते हो, right? But you cannot go for MTP if you don't want a child. That is something which is not acceptable. ठीक है? That is something you have to know. और amniocentesis का generally इसको करा जाता है to know the chromosomal disorders, but इसको even wrong purpose के लिए भी use किया जाता है. And then you can get rid of the pregnancy over here. So these are the things you have to know. These are the only few things you have to know. बहुत छोटा सा ये चैप्टर है, एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेना एग्जाम देने के पहले। और अगर आप पूछो कि एग्जाम के टाइमिंग्स क्या होता है, देन याद रखना कि आप सुबह से लेकर रात तक, आप जैसे कि सात्विक ने भी आपको बताया, सुबह से लेकर शाम तक आपको विंडो रहती है एग्जाम देने की। सो यू कैन स्पेंड सम टाइम इन द मॉर्निंग रीडिंग एंड देन शाम को भी आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है? सो डू दैट। एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ध्यान से देना, जस्ट एंश्योर दैट कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जब भी आप दोगे यहाँ पे वो आपको थोड़े ध्यान से। हाँ मनीषा बोलो, आप क्या कर रहे हो? जो यार